हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 7 दैट इज डायरेक्टिंग। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। डायरेक्टिंग चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज, और सेकंड कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड केस बेस्ड क्वेश्चन। क्योंकि ये डायरेक्टिंग चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट कैटेगरी है, इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किए जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि डायरेक्टिंग चैप्टर को हम बेसिकली 2 टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, यानी डायरेक्टिंग होता क्या है और डायरेक्टिंग क्यों परफॉर्म किया जाता है। सेकंड टॉपिक हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के बेसिकली 4 एलिमेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन तो आता ही है, साथ में सुपरविजन भी आता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें हम मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन को ही कवर करते हैं। फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट है मोटिवेशन, जिसमें हमें मोटिवेशन के मीनिंग, उसकी थ्योरी, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को डिस्कस करना है। सेकंड टॉपिक हमारे पास है, सेकंड एलिमेंट हमारे पास है लीडरशिप, जिसमें हमें लीडरशिप के मीनिंग को कवर करना है और लीडरशिप के स्टाइल्स को डिस्कस करना है। लास्ट एलिमेंट हमारे पास है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के मीनिंग, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन को कवर करना है। ये बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एमसीक्यूज के लिए। अब क्योंकि एमसीक्यूज पूरे चैप्टर में से किसी भी टॉपिक में से आ सकते हैं, इसके लिए आपको पूरे टॉपिक्स डिटेल में प्रिपेयर करने होंगे। फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपके लिए कुछ स्पेशल और प्लस क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज को लेकर। इसके साथ ही आपको बता दें कि अनअकैडमी पर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं, जैसे आस्क अ डाउट। ये एक ऐसा फीचर है जिसको यूज करते हुए आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक में आपको डाउट है तो उसके रिगार्डिंग आप अनलिमिटेड डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। आस्क अ डाउट के फीचर को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उसको ओपन करेंगे और अपना फ्रेश अकाउंट क्रिएट करेंगे यूजिंग योर ईमेल और मोबाइल नंबर। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास डायरेक्टली ये पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आप डायरेक्टली आस्क अ डाउट फीचर को यूज कर सकते हैं। यहां पर आस्क अ डाउट फीचर के ऊपर क्लिक करिएगा। फीचर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, टेक अ पिक्चर और चूज फ्रॉम गैलरी। अगर आपके पास ऑलरेडी गैलरी में पिक्चर है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप अपनी बुक में से भी पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं। यहां पर हमने एक इमेज जो है वो सिलेक्ट कर ली है। अब आप इस इमेज को क्रॉप करोगे। यहां पर आपको अपना क्वेश्चन जो है वो क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के बाद जब आपका क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि ये कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। आपने सिलेक्ट कर देना है मैथमेटिक्स। सिलेक्ट करने के बाद आपके सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया जाएगा। कुछ ही टाइम पीरियड के बाद आपका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा।
सो आज का डाउट के फीचर को यूज करते हुए आप अपने डाउट तो सॉल्व कर ही सकते हैं, इसके साथ ही आपके लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स भी क्रिएट किए गए हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे आज का डाउट के फीचर को यूज करने के लिए। अगर अप्रैल मंथ में आप हाईएस्ट डाउट्स पूछ लेते हैं तो आपको आईपीएल की मर्केंडाइज गिफ्ट ऑफर की जाएगी। इसके साथ ही एक और ऑफर आपके लिए अवेलेबल है जो कि सिंगल डे ऑफर है, यानी एवरीडे अगर आप हाईएस्ट डाउट्स पूछने वाले स्टूडेंट्स बन जाते हैं तो आपको इन दैट केस ऑल्सो आईपीएल मर्केंडाइज गिफ्ट स्पॉन्सर की जाएगी, ऑफर की जाएगी। सो डाउट्स पूछते रहिए, इस स्पेसिफिक ऑफर को यूज करते रहिए। सो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वीडियो को पॉज करके आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, ऑप्शन सिलेक्ट करिए, वीडियो को कंटिन्यू करके अपना आंसर मैच करिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी पता चल जाए कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस उनके कितने क्वेश्चन सही हैं। सो आप भी अपना टेस्ट करिए कि 20 में से आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। सिमिलरली इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करके उनको भी पूछिए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। सो चलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट का वो कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर हम अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, इंस्पायर करते हैं और मोटिवेट करते हैं। अब बेसिकली ये हमने डायरेक्टिंग चैप्टर में से ही क्वेश्चंस लिए हैं, तो कौन सा फंक्शन यहां पर डिस्कस किया होगा? डायरेक्टिंग। सो करेक्ट आंसर आपका क्या है? डी। इजी क्वेश्चन था क्योंकि हमने डायरेक्टिंग चैप्टर में से ही क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं अ मैनेजर कैन नॉट जस्ट रेस्ट after issuing orders and instructions. He must continuously guide, supervise and motivate his subordinates. Identify the feature of directing. यहां पर हमें कह रहे हैं कि एक मैनेजर जो है वो अपने एम्प्लॉयज को ऑर्डर देकर, इंस्ट्रक्शंस देकर रुक नहीं सकता। उसको कॉन्टिन्यूसली अपने एम्प्लॉयज को गाइड करना पड़ता है, सुपरवाइज करना पड़ता है और मोटिवेट करना पड़ता है। तो बताइए कौन से फीचर को यहां पर डिस्कस किया गया है? डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शंस, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल या फिर डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बेसिकली इसमें हमें कह रहे हैं डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, जो कि यहां पर इजीली हाईलाइट किया गया है। डायरेक्टिंग जो है वो कॉन्टिन्यूसली हमें परफॉर्म करनी होती है। आई होप कि यहां तक आपके 2 आउट ऑफ 2 हैं। थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं डायरेक्शंस आर गिवन बाय मैनेजर्स to their subordinates. Every manager can direct his immediate subordinate and take directions from immediate boss. Identify the feature of directing. यहां पर हमें कह रहे हैं कि डायरेक्शन जो है वो एक मैनेजर के द्वारा अपने सबॉर्डिनेट को दी जाती है। एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को डायरेक्शंस दे सकता है और एक मैनेजर अपने बॉस से भी डायरेक्शंस ले सकता है, क्योंकि मैनेजर के ऊपर भी तो कोई एक बॉस होगा ना जो उसको डायरेक्ट करेगा। सो बताइए कौन से फीचर को यहां पर हाईलाइट किया गया है? डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल या फिर डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो बेसिकली यहां पर हमें कह रहे हैं डायरेक्शन फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब जिन्होंने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया है उनका मिस्टेक है, गलत है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्योंकि यहां पर एक लिंक स्टेब्लिश किया गया है कि जो पावर है, जो डायरेक्शन है वो टॉप से स्टार्ट होती है और बॉटम तक जाती है। अगर बॉटम से कोई अपवर्ड कम्युनिकेशन हो रही है तो वो डायरेक्शन नहीं होती, वो सजेशंस होती हैं। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहे हैं डायरेक्टिंग फंक्शन डज नॉट मीन्स गिविंग ऑर्डर ओनली बट थ्रू डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस the supervisors try to encourage the employees to perform to their best ability. Identify the importance of directing. यहां पर हमें कह रहे हैं कि डायरेक्शन सिर्फ एक ऐसा फंक्शन नहीं है जिसमें ऑर्डर दिए जाते हैं, बल्कि डायरेक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू सुपरवाइजर्स इंस्ट्रक्शंस देकर अपने एम्प्लॉयज को इंकरेज करते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस कर सके। बताइए कौन सी इंपॉर्टेंस यहां पर डायरेक्टिंग की हाईलाइट की गई है? हेल्प्स इन मोटिवेटिंग।
डायरेक्शन जो है वो एम्प्लॉयज को इनकरेज करने के लिए भी की जाती है, यानी उनको मोटिवेट करने के लिए भी की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहे हैं डैश रेफर्ड एज इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉयज while they are performing job in the organization। उसको हम क्या बोलते हैं जिसमें हम काम करते हुए वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस करते हैं, गाइड भी करते हैं, उनको मॉनिटर भी करते हैं और उनको ऑब्जर्व भी करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग या कम्युनिकेटिंग? ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्टिंग देंगे, लेकिन डायरेक्टिंग पहले स्टार्ट होती है, पहले हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ऑब्जर्वेशन बाद में होती है। यहां पर हमें कह रहे हैं कि वो कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं और साथ में ऑब्जर्व भी करते हैं, गाइड भी करते हैं और ऑब्जर्व भी करते हैं, निगरानी भी रखते हैं और काम को चेक भी करते हैं, दैट इज सुपरवाइजिंग, जो कि डायरेक्टिंग का एक एलिमेंट है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहे हैं स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेबिलिटी इज रेफर्ड एज। उसको हम क्या बोलते हैं जिसमें हम एम्प्लॉयज को इंकरेज करते हैं, इंस्पायर करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं? तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? हम उनको क्या करते हैं? इंकरेज करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन अभी भी आया था। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोटिवेटिंग। बहुत इजी क्वेश्चन है। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग विच मीन्स इट कैनॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉयज, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मोटिवेशन। सो यहां पर हमें कह रहे हैं कि मोटिवेशन जो है वो किसी भी पर्सन की इंटरनल फीलिंग्स होती हैं। कौन सी चीज किसको मोटिवेट की जा सकती है ये पता लगाना डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि वो इंटरनल फीलिंग्स हैं, हम किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते कोई भी चीज। तो बताइए मोटिवेशन के कौन से फीचर को यहां पर हाईलाइट किया गया है? सो सिंपल है, यहां पर 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। मोटिवेशन इज साइकोलॉजिकल फिनोमिनन। साइकोलॉजिकल मतलब जो ब्रेन में चलती हैं बातें, इंटरनल फीलिंग्स हैं जो पता लगाना मुश्किल है। किसी को पैसा मोटिवेट कर सकता है और किसी को रेपुटेशन मोटिवेट कर सकती है। सो इसलिए ये इंटरनल फीलिंग है। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कह रहे हैं दीज नीड्स आर रिलेटेड टू द रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, आइडेंटिफाई द नीड डिस्क्राइब्ड अंडर मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। सो मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में टोटल 5 नीड्स हैं। उसमें से कौन सी नीड है जो कि फोकस करती है एक एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट के ऊपर और उसके रिकॉग्निशन के ऊपर? साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स या फिर एस्टीम नीड्स? सो बेसिकली 8th का आंसर होना चाहिए एस्टीम नीड्स, क्योंकि वही ऐसे नीड्स हैं जिसमें एक वर्कर अपनी रिस्पेक्ट के बारे में सोचता है, रिकॉग्निशन, स्टेटस। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजम्पशन ऑफ मैस्लोज मोटिवेशन थ्योरी। मैस्लो के द्वारा जो मोटिवेशन थ्योरी बनाई गई है उसमें कुछ एजम्पशंस हैं, वो थ्योरी एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी एजम्पशन मैस्लोज मोटिवेशन थ्योरी में अप्लाई नहीं होती। बिहेवियर ऑफ पीपल डिपेंड्स अपॉन देयर नीड्स, द नीड फॉलो द हियरार्की, द satisfied needs can no longer motivate a person move to next higher level need only when the lower need is satisfied, या फिर none of these। सो बेसिकली 9th का आंसर होना चाहिए ऑप्शन ई, यानी ये सारी जितनी भी हैं ये मैस्लोस की द्वारा दी गई थ्योरी की एजम्पशंस ही हैं। इसमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जो एजम्पशन नहीं है, ये सारी एजम्पशंस हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए नन ऑफ दिस। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कह रहे हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। मोटिवेशंस के अंडर हमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एक्सप्लेन किए गए हैं। हमें यह बताना है कि कौन सा इंसेंटिव नॉन फाइनेंशियल है। पे एंड अलाउंस, प्रॉफिट शेयरिंग, कैरियर एडवांसमेंट या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। बेसिकली इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, कैरियर एडवांसमेंट, क्योंकि ये एक ऐसा इंसेंटिव है जिसमें इंप्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए पैसा नहीं दिया जाता, फाइनेंशियल हेल्प नहीं की जाती। इसमें फ्यूचर के बारे में उनको एक्सप्लेन किया जाता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, करियर कैसा होगा, आपको प्रमोशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब। सो कैरियर एडवांसमेंट इज अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। आई होप कि यहां तक आपके 10 आउट ऑफ 10 आए हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, उनको भी इस क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कह रहे हैं, इट इज कंसर्न विद डिजाइनिंग जॉब्स दैट इंक्लूड ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट। वो क्या चीज है जिसमें एक वर्कर को एक तरह से मोटिवेट करने के लिए हम उसकी जॉब में कुछ ज्यादा डिफिकल्ट टास्क इंसर्ट कर देते हैं, ताकि वो एक ही काम को बार बार करते हुए बोर ना हो जाए। उसके वर्क को थोड़ा एक्साइटिंग बनाने के लिए ज्यादा वर्क दे देते हैं उसको, ताकि वो जॉब को परफॉर्म करते हुए बोर ना हो जाए। उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, जॉब एनरिचमेंट, कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज या फिर प्रमोशन। सो बेसिकली इसका आंसर होना चाहिए जॉब एनरिचमेंट, यानी जॉब में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने के लिए जॉब को थोड़ा डिफिकल्ट कर देना, थोड़े ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटीज प्रोवाइड कर देना, ताकि एक ही काम को करते हुए एम्प्लॉय बोर ना हो जाए। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एम्प्लॉय एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। वो कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जैसा काम चाहें वैसा काम एम्प्लॉय से करवा सकते हैं? क्या वो मोटिवेशन है, सुपरविजन है, लीडरशिप है या फिर कम्युनिकेशन है? अब ये सारे ही ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहे होंगे, लेकिन इसमें से एक ऑप्शन है जो कि बेस्ट सूटेड है, दैट इज ऑप्शन ए, मोटिवेशन। मोटिवेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इंप्लॉय के बिहेवियर को इफेक्ट कर सकते हैं, उसको एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए इंकरेज कर सकते हैं। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कह रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल इज कॉल्ड एज। वो कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने एम्प्लॉयज की बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं और उनको काम करने के प्रति में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वो हमारा वर्क इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर सकें? दैट इज सुपरविजन। यहां पर इंप्लॉयज को इंकरेज करने के बारे में नहीं बोला है, यहां पर बोला है इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क। जब वो काम कर रहे हैं तब उनके वर्क को ऑब्जर्व करना, उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको गाइड करना, दैट इज रिलेटेड टू सुपरविजन। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कह रहे हैं, डैश लीडर एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट्स एंड द लीडर्स, गिव ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट्स द सबऑर्डिनेट टू फॉलो देम अनक्वेश्चनेबली। यानी वो कौन सा लीडरशिप स्टाइल है जिसमें एक लीडर पूरा कंप्लीट कंट्रोल अपने पास रखता है, सबऑर्डिनेट्स को जैसा काम बोला जाता है वैसा काम उनको करना पड़ता है और कोई क्वेश्चन पूछने की परमिशन नहीं होती? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेन या फिर नन ऑफ दिस? बेसिकली इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, दैट इज ऑटोक्रेटिक, क्योंकि यही एक ऐसी लीडरशिप है जिसमें सुपीरियर कंप्लीट कंट्रोल करता है, एक लीडर अपने ही डिसीजंस अप्लाई करता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कह रहे हैं, ड्यू टू फेस्टिवल सीजन्स company gets an additional order to cover up the order. Mr. Rajiv discussed with his staff member how to meet the pending orders. All the staff members decided
टू डू ओवर टाइम एंड प्लान टू स्टे बैक। यहाँ पर हमें कह रहे हैं क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, इसकी वजह से कंपनी को ज़्यादा ऑर्डर मिल गया है। ज़्यादा ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए राजीव ने अपने स्टाफ मेंबर से डिस्कशन किया। डिस्कशन के बाद एक ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए ये डिसीजन लिया गया कि सब मिलके ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे, ओवर टाइम करेंगे, स्टे बैक करेंगे। तो बताओ ये कौन सी लीडरशिप है? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेन या फिर नन ऑफ दिस? बेसिकली इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, दैट इज डेमोक्रेटिक। क्योंकि डेमोक्रेटिक ही ऐसी लीडरशिप है जिसमें हम अपने सबॉर्डिनेट से डिस्कशन करते हैं। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें कह रहे हैं विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप डज नॉट बिलीव इन यूज ऑफ पावर अनलेस इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। वो कौन सी लीडरशिप स्टाइल है जिसमें यह कहा जाता है कि हमें पावर यूज नहीं करनी है, तब तक नहीं करनी जब तक बहुत इसेंशियल नहीं होता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। बेसिकली इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, दैट इज लेजिस फेयर लीडरशिप, जिसमें कि सारी पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, सब अपना अपना डिसीजन लेते हैं, पावर का परफेक्ट यूज सेंटर के पास नहीं होता, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें कह रहे हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज ऑलवेज फील दैट दे आर अंडर स्ट्रेस as the manager does not discuss anything with them but simply instruct them what to do. He never listened to any of the suggestions given by them. State the manager's style of leadership. एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर एम्प्लॉयज हमेशा स्ट्रेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का मैनेजर जैसा डिसीजन लेता है सिंपली वैसे ही अप्लाई करने के लिए कहता है, वो सजेशंस लेता ही नहीं है अपने सबऑर्डिनेट से। तो बताओ कौन सा स्टाइल यहां पर फॉलो किया गया है? इसका भी करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, ऑटोक्रेटिक, क्योंकि सारे डिसीजंस एक ही बंदे के पास है, सेंटर के पास। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें कह रहे हैं राम इन्फॉर्म्ड अबाउट द न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑफ HR डिपार्टमेंट टू मोहन ड्यूरिंग द बर्थडे पार्टी ऑफ हिज सन। दिस इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। राम ने अपने कलीग मोहन को न्यू पॉलिसी के बारे में बताया। कहां पर? आउट ऑफ द ऑफिस बर्थडे पार्टी में। तो ये कौन सी कम्युनिकेशन है? ऑब्वियसली ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगी क्योंकि ये फॉर्मल वे में नहीं की गई है। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 19। आई होप कि यहां तक आपके 18 आउट ऑफ 18 आ चुके हैं। अब आप 20 आउट ऑफ 20 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। प्रोसीड करने से पहले रिक्वेस्ट है भाई लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 19 में हमें कह रहे हैं टू गेट द रियल फीडबैक ऑफ एम्प्लॉयज द मैनेजर मस्ट मेक यूज ऑफ। अगर हमें अपने एम्प्लॉयज से रियलिटी में फीडबैक चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा वर्क कर रही है, पॉलिसीज कैसी चल रही हैं, तो हमें कौन सी कम्युनिकेशन को यूज करना चाहिए? फॉर्मल कम्युनिकेशन हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें तो सब अच्छा ही बोलेंगे मैनेजर्स के बारे में। हमें कौन सा यूज करना चाहिए? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमेंटिक बैरियर। आपको पता होना चाहिए सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन से यहां पर सिमेंटिक बैरियर नहीं है। लैक ऑफ अटेंशन, प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, डिस्ट्रस्ट। बेसिकली ये सारे पर्सनल बैरियर्स हैं। सिमेंटिक बैरियर्स इनमें से कोई भी नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव। आई होप यहां तक आपके 20 आउट ऑफ 20 आ चुके हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इस चैलेंज को और अपनी स्टडीज को इंप्रूव करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर के जितने भी वीडियोस हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे।